अस्सलाम वालेकुम। चल आज हफ्ता है 2 मई 2026 जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या ईरान वाकई डॉल्फिन मछलियों को ट्रेन कर चुका है जिनके साथ बारूदी मवाद नस्ब किया जाएगा और वो अमरीकी नेवल ब्लॉकेट को तोड़ने में कामयाब होंगी? उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? रूस कैसे बीच में आया? ये खुफिया मनसूबा बना कैसे? इसमें हकीकत भी है या नहीं? ये मैं नहीं, अमरीकी अखबार इस पर तबसरा कर रहे हैं। और फिर अमरीकी सदर को जो ईरानियन तजावीज़ पहुंची पाकिस्तान के तवसुत थे, उस पर उसने क्या कहा? अगले हफ्ते वाकई मुज़ाकरात का राउंड हो सकता है। ये मेरा दूसरा मौजू है, ये मैं पहले बता दूं आपको। पहला मौजू वही है जो कल सुबह भी हमने डिस्कस किया और कल शाम भी डिस्कस किया, यानी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, अशराफिया का मस्कन, अशराफिया के अपार्टमेंट्स, और वो भी ईवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, रेड जोन, अहम तरीन हुकूमती इदारों की नाक के बिल्कुल नीचे। जितना फासला नाक का और मुंह का होता है जोग्राफियाई तौर पर, इतना ही फासला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अहम तरीन ओहदेदारों का इस बिल्डिंग से है। यानी अगर इस्लामाबाद शरीफ में, कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान में, दारुल हुकूमत में, जहां पे हुकूमत बैठती है, सुप्रीम कोर्ट बैठती है, इदारे बैठते हैं, अगर उनकी बिल्कुल सूत्र बराबर दूरी से एक बिल्डिंग 2004-5 से जिसका आगाज होता है लीज का, उसकी जमीन जब ऑक्शन हुई और वो बन गई और वो गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या क्या लोचे वहां फ्राई नहीं हुए, तो अगर वहां ये काम हो रहा है तो पूरे मुल्क का क्या हाल होगा साहब? ये तो सोचिए। इसके फॉलो अप में दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। उसका मैं जिक्र करने से पहले आपको दो बड़ी ही अफसुर्दा कर देने वाली कहानियां बताने लगा हूं। एक तो लोगों को दिलचस्पी में रहता कौन, उसमें भी नए नाम सामने आए और कमेटी क्यों वज़ीर आज़म ने बनाई, ये बाद में। कहानी हकीकत पर मबनी है। होता यूं है कि जनवरी 2026 इसी बरस के आगाज में बरी इमाम सरकार के करीब जो रिहायशी कॉलोनी थी, आबादी थी, जिसको कहा जाता है नूरपुर शाह, यहाँ रात गए बुलडोज़र चल जाते हैं सुबह 4 बजे के करीब, और कुछ 10-12 हज़ार के करीब नफूस वहाँ रहते होंगे। वहाँ जो मुतासरीन हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, बुलडोज़र्स चलने की पिक्चर वीडियोस मौजूद हैं। और मैंने कल भी कहा था, तब कोई ट्रांसमिशन नहीं हुई थी, कब किसी एंकर को ख्याल नहीं आया था, तब अशराफिया बिल्कुल नहीं जागी थी, तब पीएम को भी कमेटी बनाने का कोई ख्याल नहीं आया था। लेकिन वो जो हकीकत पर मबनी कहानी है वो सुन लें पहले। मैंने एक पाकिस्तानी अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी एक रिपोर्ट देखी, वहाँ से मुझे इल्म हुआ, मज़ीद भी चेक किया। नरगिस बीबी ये पोली क्लिनिक में ज़ेरे इलाज हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, और ये यहाँ की रिहायशी थी बरी इमाम सरकार के करीब जो आबादी मिसमार की गई वहाँ की। ये पोली क्लिनिक में इसलिए ज़ेरे इलाज हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और फिर इन्हें फालिज का हमला होता है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। इनका बेटा बताता है कि असल में एक ही दुकान थी हमारी किराने टाइप की, जो रोज़गार का वाहिद ज़रिया थी, छोटी आबादी थी, आम लोग थे, और वो जब मिसमार हुई या होने लगी तो उसका सुन के इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और फिर इन्हें फालिज हुआ, और अब वो ना दुकान रही, ना माँ घर पे है, दुकान मिसमार है और माँ जो है फालिज ज़्यादा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है पोली क्लिनिक में, और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत थोड़ी उम्मीद है कि ये वापस आए ज़िंदगी में। तब कमेटी नहीं बनी थी। दूसरी कहानी सुने। अदनान रशीद एक सारिफ हैं एक्स के ऊपर, ये इसी कहानी जो चल रही है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, उन्होंने लिखा कि वो कराची सदर में एक बड़ा मशहूर कपड़ों का ब्रांड है, चारकोल कहते हैं उसे, उसके बाहर कहीं निकले तो उन्होंने देखा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो आउटसोर्स उन्होंने किए होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ देती हैं, 12 घंटे की वो शिफ्ट करते हैं और 25,000 उनकी माहाना उजरत है। 25,000, इससे बड़ा इस्तेहसाल नहीं हो सकता किसी आम बंदे का जिसको 2 वक्त की रोज़ी रोटी पूरी करनी मुश्किल है। वो कंपनियाँ जो आउटसोर्स करती हैं, जो कंपनियाँ उन्हें हायर करती हैं, इन दोनों पर लानत। किस कदर ये इस्तेहसाल करती हैं आम बंदे का, माड़े बंदे का जिसको सिर्फ रोटी चाहिए। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी गार्ड्स का यही हाल है, मोर और लेस। 42,000 आप कम से कम तनख्वाह, 43,000 तो आप रख देते हैं बजट में, लेकिन कितने लोग हैं जो कम से कम तनख्वाह देते हैं अपने गार्ड को, अपनी मुलाजमा को, और अपने किसी भी ड्राइवर को, किसी बावर्ची को, या किसी भी मददगार को जो आपके घर में काम करता है। दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो कम से कम उजरत देते हैं? अक्सरियत नहीं देती, इस्तेहसाल करते हैं, कम उम्र बच्चे रखते हैं घरों में काम करने के लिए। इस पर कमेटी नहीं बनी। कमेटी कहाँ बनी? कमेटी बनती है जब ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये कौन सी जगह है जहाँ पे कोई बताया जाता है कि कोई 70-80 अपार्टमेंट्स तो आबाद थे अशराफिया के, कोई 190 से ज़ायद जो हैं 263 के करीब बताए जाते हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त के धंधे में थे, इसने बेच दिया, उसने ले लिया। बाकी एयरबीएनबी पे चढ़ते थे, वहाँ पे लोग मेहमान क़याम भी करते थे, दीगर मशागिल जो हैं उनका मामला भी होता होगा, ज़ाहिर बात है। पॉश एरिया में वाक़ है, एलीट लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं कर सकते हैं। ठेकेदार हफीज़ शेख मैंने बताया था, खान साहब का बड़ा मोतमद एक ज़माने में रहा, और इसका वकील एजाजुल एहसन जो जज रहे एक ज़माने में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा।
वो कहानी मैं चूंकि पिछले वीलॉग में बयान कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। कमेटी कहाँ बनती है? कमेटी इस मौजू पे बनती है कि ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया, टीवी एंकर्स उठ के बीपर दे रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। और मैंने ट्वीट पे भी लिखा था कि ये पार्टियां राब्ते में हैं। मोहसिन एजाजी हमारे दोस्त जर्मनी में, उन्होंने जिक्र किया कमेटी के हवाले से। अभी कमेटी नहीं बनी थी तो मैंने उन्हें कहा पार्टियां राब्ते में, सब्र करें, और वो कमेटी बन गई। TORs भी आ गए। 8 मई को कमेटी ने रिपोर्ट देनी है। लेकिन ये कमेटी जो है, ये इसके TORs मैंने देखे हैं कि आपने मुतासिरीन को सुनना है, मुनासिब उनके लिए इकदाम करने हैं, यानी उनकी शिकायत भी सुने और ऐसा लाहमल इख्तियार करें कि जो मुनासिब हो। ये कमेटी जो है, ये इस बात के TORs इसमें क्यों नहीं शामिल किए गए कि किन किन लोगों ने इस गैर कानूनी प्रोजेक्ट में सहूलतकारी की, क्यों? और जो CDA है वो पैसा क्यों नहीं ले सका? और फिर साकिब निसार साहब और इजाजुल आसन साहब का किरदार क्या है? साकिब निसार साहब ने क्योंकि 3 रुकनी बेंच बैठाया था, खुद चीफ जस्टिस थे, और CDA के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए सहाफ़ियों की दुर्गत बना दी थी। जिन सहाफ़ियों ने इस बारे में स्टोरियाँ की थी, उनको धमकियाँ दी थी जेल भेजने की। फिर इस्लामाबाद में जो गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी ज़रतराफ़ी का जिक्र क्यों नहीं किया गया इस कमेटी में कि वहाँ पे इस्लामाबाद में और भी ऐसे मामला पेश आए हैं? वहाँ पे तो लोग 80-80 साल से रह रहे थे, यहाँ तो 20 साल का प्रोजेक्ट है टोटल। और फिर ये कि ये कौन बसाता रहा इन बस्तियों को जो गैर कानूनी आप कह रहे हैं, और कौन उजाड़ता रहा? अगर 80 साल से लोग इन बस्तियों में रह रहे थे तो बसने किसने दिया, और फिर उजाड़ा क्यों? और फिर सिर्फ अमीर तरीन लोगों की बारी जब आती है तो कमेटी क्यों बनती है? इसलिए मैं ये कहूँगा कि अशराफिया के लिए फ़ौरन कमेटी, गरीब के लिए बुलडोज़र, मिसमारी। ये है इस मुल्क की कहानी। और फिर आप देखिए कि इस मौजू पे मैं जब से बात कर रहा हूँ, आप मेरे वीलॉग्स नीचे कमेंट्स देखें, इतने भरे हुए हैं लोग गम और गुस्से के साथ। इस कदर उन्हें शिकवा और शिकायत है ये एलीट कैप्चर के ऊपर, इस कदर बेबस हैं। बहरहाल अब मैं ज़रा बयान भी कर देता हूँ आपसे, इसका फॉलोअप में जो चीज़ें मैंने अपनी खिदमत के लिए रखनी थी। देखिए, एक तो इसमें मैंने जिक्र किया था कई गैर मुल्की लोग भी हैं, उनका सुफरा और उनके भी अपार्टमेंट्स हैं। इसमें 21 गैर मुल्की हैं जिनके मैंने नाम ले चुका, रिपीट नहीं करूँगा। ख्वाजा साद का बताया जाता है, ज़का अशरफ का, हमाद अज़हर साहब PTI के हुआ करते थे, वो कहते हैं जी मैं शरीक हूँ इसका और मैंने कागज़ों में डिक्लेयर किया हुआ है। वलीद इकबाल ये भी सेंटर हुआ करते थे। लेकिन अहम तरीन 2 शख्सियत का नाम सुने, मोहतरमा फ़ज़ीला अब्बासी, मोहतरम हमज़ा अली अब्बासी। और कुछ लोगों की ये राय इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, PMLN के 8, PTI के 17 लोग हैं जिनके यहाँ पे मौजूद हैं अपार्टमेंट्स। 2004 और 2005 में जब ये धंधा शुरू हुआ था, 2 प्लॉट्स थे, एक सेंटोरस का और एक ये। सेंटोरस तो बन गया, ये जिस करतूत से बना वो आपके सामने है। तब इसकी ऑक्शन जो हुई थी कोई 5 अरब रुपये में हुई थी जब इनको मिली थी। अब ये 13.5 एकड़ पर मुहित ये इलाका है और यहाँ पे बनना था वो ग्रैंड हयात होटल, 7 सितारा कहते हैं, कोई लोग 5 सितारा कहते हैं उसे, और BNP ग्रुप जिसकी तफसील मैं बयान कर चुका हूँ, बिस्मिल्लाह ने आगरा, पैरागॉन ग्रुप, इन 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे जो मिले थे। और जो ये ठेकेदार हफीज़ साहब थे, ये इन बाकियों की छुट्टी करवा के तो खुद और कंपनी भी तब बनाई जब ऑक्शन होने वाली थी। ये अशराफिया का कमाल होता है। बारकैफ यहाँ पे दफातर, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल बनना था, वो तो कभी नहीं बना। अब 99 साल यानी 99 ईयर्स की लीज़ पे इन्हें मिला। अजहर मिनुल्लाह साहब ने CDA के फैसले को दुरुस्त करार दिया जब CDA ने इनकी लीज़ ख़त्म की। और 2019 में फिर साकिब निसार साहब का मशहूर वाक़या पेश आया जब उन्होंने करदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और मनसूबा जारी रखने का हुक्म दिया। अदालत ने अलबत्ता जुर्माना किया 18 अरब का, वो रकम भी अदा नहीं हुई। 2023 में दोबारा मनसूखी का नोटिस भेजा गया और लीज़ मनसूख की गई CDA की जानिब से। और फिर 2026 में इस साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और फरवरी में मनसूखी का फैसला जो है वो महफूज किया गया, जिसे 30 अप्रैल को सुनाया गया। इसीलिए रात गए पुलिस वहाँ पर अपड़ी थी और उसने कार्रवाई की। ये कहानी सिर्फ इतनी सादा सी नहीं है, कहानी इसलिए भी दिलचस्प है कि अशराफिया एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किस कदर चौकसी का मुज़ाहरा करती है। इसमें आप कई फ़िल्में, कई कहानियाँ, कई तज्ज़िये, कई तबसरे सुनेंगे। वो जी शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की टसल है इस सिलसिले में, वो जी फ़लाँ एजेंसी की फ़लाँ एजेंसी से टसल है इस सिलसिले में। ये सुनने में अच्छी लगती हैं। असल में कमेटी का बन जाना इस बात का सबूत है कि सब के मफादात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सादा सी बात है। अब मैं ज़रा ईरान की बात भी कर लूँ, वक्त की कमी है, लेकिन ये 2 हरफ जो मैंने भेजे हैं 2 वाक़यात के ऊपर, इसके अलावा किसान का जिक्र भी मैं कल कर चुका हूँ। वहाँ कमेटियाँ नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती कि ये सिक्योरिटी गार्ड पूरे मुल्क के जो कम से कम मुजरत से कम रखे जा रहे हैं उनके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनती। यहाँ बनेगी, यहाँ भाई मालदार असामियाँ रहती हैं। अच्छा, मुझे एक खबर और दे दूँ। मैंने कोई 2-4 वहाँ के जो रिहायशी थे उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया, आसर साहिब सरवत लोग हैं, तो उसमें से 2 अफराद का मुझे ये कहना था कि हमारा नहीं ख्याल कि इसको खाली करवाया जाएगा या हमसे ये प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, इसका कोई जो मुनासिब हल है वो निकल आएगा, तो इसलिए अब मुकम्मल तौर पर मुंतकली के ऊपर हम गौर नहीं कर रहे। ये मुझे 2 वहाँ पे रहने वाले जिन्होंने खरीदे हुए अपार्टमेंट्स, बड़े शाहाना माशाल्लाह, अल्लाह जिसे दिया जी तौफीक। ईरान की कहानी ये है कि
वो जो मैंने कहा ना मछली, डॉल्फिन, ये बड़ी ज़हीन इसका आईक्यू लेवल होता है दीगर यानी ज़िंदा मखलूक है समुंदर में। न्यूयॉर्क पोस्ट, वही न्यूयॉर्क पोस्ट इसकी नुमाइंदा यहाँ आई हुई थी, वो क्या नाम था उसका, कैटलीन डॉनबोस, बड़ी मशहूर जो हुई। वो जिस अखबार में काम करती है, उस अखबार का एक सहाफ़ी है पैट्रिक रिली, उसने खबर की, मुझे नज़र से गुजरी, मैंने कहा शायद ये मजाक है, लेकिन मैं खबर खोली, खबर दुरुस्त थी और फिर उसको फर्दर मैंने तहकीक किया। खबर में उसने अपने बायलाइन यानी अपने नाम से खबर छापी। उसने कहा ईरान इज़ थिंकिंग टू यूज़ डॉल्फिन्स आर्म्ड विद माइन्स टू ब्लो ओपन द स्ट्रेट, कि ये डॉल्फिन के ज़रिए उनके उनके साथ माइन्स नस्ब करके उनके बारे में प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है टू ओपन द स्ट्रेट। पहले पहल मुझे लगा कि ये शायद एक इस्तारा है, कि जैसे हम कहते हैं मरीन्स के मामले में या ड्रोन्स के मामले में कोई जंगी इस्तारा है, जिसको डॉल्फिन से मंसूब किया गया है कि ऐसा ड्रोन होगा ज़ेरे समंदर चलने वाला, जैसे स्पीड बोट्स हैं जो कि डॉल्फिन की तरह काम करती होंगी। लेकिन उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो कहानी यहाँ बन रही है। फिर मैंने फर्दर तहकीक की तो पता चला वो कुछ लोगों ने तो ये थीसिस भी दिया हुआ, अमरीकी जो टैब्लॉइड अखबार होते हैं, कि भाई साहब वो तो रूस ने बंदे भेजे थे और रूस ने इसका तजुर्बा किया था, डॉल्फिन को ट्रेन किया था। कहाँ हुआ तजुर्बा मेरी नज़र में नहीं है, मैं कम इल्म हूँ। लेकिन ये कहानी पूरी उन्होंने वहाँ पे फैला दी इस अखबार में कि गुरिल्ला वारफेयर का ये तरीका है, आप दोज़ें भी जा सकती हैं समुंदर में, ज़ेरे समुंदर केबल भी काटी जा सकती है, और ये ऐसी डॉल्फिन रूस से ख़रीदी गई हैं, ट्रेनर भी लिया गया था, डॉल्फिन बड़ी स्मार्ट होती हैं। स्टोरी बेतुकी सी मुझे लगी, कोई दम-ख़म नज़र नहीं आया, लेकिन चूँकि बड़ी वायरल हुई पड़ी थी तो मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अलबत्ता ये कहानी नहीं है, कहानी ये है कि जो ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमें तजावीज़ भेज दी हैं पाकिस्तान के ज़रिए, मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ। तो उससे पूछा गया फिर, उसने कहा फिर आगे देखते हैं क्या होता है। टेलीफ़ोन के ज़रिए हमारे राब्ते हैं, पाकिस्तान जाना अभी बड़ी लंबी कहानी है। एक कोई सहाफ़ी था वहाँ पे, थी भारतीय निजात, उसने बड़ा कुरेदा कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ रास्ते खोले ईरान ने, आपके इल्म में है, देखें ना उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया, उसने कहा मुझे इल्म है। पाकिस्तान का बार-बार वो शुक्रिया अदा करता रहा। इस्माइल बक़ाई साहब की स्टेटमेंट शाया हुई है BBC के ऊपर, वो भी देखिए, वो भी कह रहे हैं कि सालिसी का किरदार और मुज़ाकरात अगर होंगे और सालिसी अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, क्योंकि इंडिया ने पिछले 2-4 दिन इस मामले को हाईजैक करने की भी कोशिश की थी। अब वो कहता है कि तजावीज़ तो पहुँच गई हैं पाकिस्तान के ज़रिए, लेकिन इस पे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे ये लगता है कि ये 60 दिन जो पूरे हुए यकम मई को, तो 2-4 दिन पहले मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इस पे ट्रंप का अहम ऐलान आ सकता है। तो उसका ऐलान आया है। उसने ये किया है कि जुमे को जो गुज़रा दिन था, उसने कांग्रेस को 60 दिन के बाद अपडेट करना है। तो उसने लिखा है कि 7 अप्रैल से ऑनवर्ड अमेरिका और ईरान के बीच फायरिंग नहीं हुई, जंग बंदी है। तो लिहाज़ा कांग्रेस की मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जंग बंदी के बीच मुझे अप्रूवल चाहिए नहीं है और जंग मैं शुरू कर नहीं रहा। ये मफ़हूम उसका यही बनेगा। तो ये मेरा तज्ज़िया ये था तब भी कि जब 60 रोज़ पूरे होंगे तो देखना होगा ट्रंप स्टेटमेंट क्या देता है, क्योंकि कांग्रेस को रिटन इन्फॉर्म करना था, जो उसने इन्फॉर्म किया और जुमला इस्तेमाल किया कि 7 अप्रैल से ऑनवर्ड वाक़ई कोई पेश नहीं आया। हाँ, एक ज़रूर वाक़या हुआ जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि ईरान में धमाके हुए हैं इस्फ़हान के करीब, ज़ंजान के करीब, और वहाँ पे IRGC के पासदारान के 14 जो अरकान थे वो शहीद हुए हैं। तो पहले ये लगा जी धमाकों से गूंज उठा और कोई हमला हुआ है शायद, लेकिन मालूम हुआ कि वो जो अनएक्सप्लोडेड वहाँ पे बॉम्ब्स या चीज़ें गिरी हुई हैं हमलों की सूरत में, उनको क्लियर कर रहे थे, उनके फटने की वजह से वो शहीद हुए पासदारान के लोग। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी शाम को। अल्लाह हाफ़िज़।